नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महासमर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाप्रचार में जुटे हैं। आज मैराथन रैलियां की। अलवर के थानागाजी में दौसा उम्मीदवार सविता मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने नमो नारायण मीणा के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत भीलवाड़ा के कारोई पहुंचे, जहां वो रामपाल शर्मा के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। जनता से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाई। सर्जिकल स्ट्राइक पे पूरे देश को गर्व होता है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर्स, उनकी आर्मी को सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में। उस पर भी पूरे मुल्क को गर्व हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा पार्लियामेंट में, इंदिरा गांधी ये दुर्गा का रूप है। तो वो गर्व कोई कम नहीं था देशवासियों को। पर कभी भी उसका फायदा कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से चुनाव में उठाने का प्रयास नहीं किया। ना कायदा होता है। सैनिकों का शौर्य पराक्रम का पूरे देश को गर्व होता है। पाकिस्तान में जो जिस प्रकार से सैनिकों का शासन बार बार हुआ, हमारे मुल्क में 70 साल में सैनिक और सेनाओं को अलग रखा गया राजनीति से। पहली बार राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की सोच नहीं, आरएसएस की सोच नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का। मेरा फर्ज बनता है मैं राजस्थान की जनता को आगाह करूँ। इन लोगों के रहते हुए देश का भला नहीं होने वाला है। आज तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। वो सोच के कह रहे हैं। और बुकलाए में मोदी जी उनके पूरे अमित शाह 2 लोग राजी कर रहे हैं। बाकी बीजेपी में किसी की नहीं चलती। बुकलाए में है कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबका दुरुपयोग हो रहा है। जुडिशरी को कमजोर किया जा रहा है, आरबीआई को कमजोर किया जा रहा है। स्पष्टता कमजोर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। समझने की बात है। कानून का राज रहना चाहिए, ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए। उनकी तरह राहुल गांधी जी कोई बात कहेंगे तो करके दिखाएंगे। उनकी तरह खाली झूठे वादे नहीं करेंगे, उनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे। काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया। महंगाई कम कर दूंगा, कोई महंगाई कम नहीं हुई। किसान बर्बाद अलग हुआ है, ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं उसको। 2 करोड़ नौजवान नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख की बातें छोड़ दो, खाते मारेंगे। तो इस प्रकार से राज करना मैं समझता हूँ पहली बार मैंने अनुभव किया है कि राज इस प्रकार से 5 साल निकले हैं कि पूरी तरह घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, संवेदनहीनता का माहौल है और हिंसा का माहौल है। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। और अब बात दौसा सीट की, जहां बीजेपी में उलझा पेच सुलझ गया है और बीजेपी ने दौसा के दंगल में जसकौर मीणा का नाम फाइनल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दौसा से जसकौर मीणा फाइनल। सुलझ गया दौसा का उलझा पेच। जसकौर मीणा ने कैसे मारी बाजी? दौसा की गणित की इनसाइड स्टोरी। और आखिरकार बीजेपी ने जसकौर मीणा का नाम दौसा से फाइनल कर दिया है। लेकिन पहले समझिए कि आखिर दौसा के दंगल में बीजेपी ने जसकौर मीणा को ही क्यों उतारा। खेमेबंदी की लड़ाई टालने के लिए जसकौर के हाथ लगी उम्मीदवारी। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला कर रहे थे एक दूसरे का विरोध। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी किरोड़ी के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में बीजेपी आला कमान ने बीच का रास्ता निकाल जसकौर को बनाया उम्मीदवार। जसकौर को टिकट देकर बीजेपी आला कमान ने किरोड़ी हुडला खेमों का सीधा टकराव टाला। जसकौर के नाम पर ओम प्रकाश हुडला भी सहमत थे। किरोड़ी लाल मीणा खुद या परिवार में से किसी के लिए टिकट चाहते थे।
लेकिन दौसा में बीजेपी आलाकमान पर करोड़ी का दबाव काम नहीं आया। फिलहाल जसकौर को उम्मीदवार बनाने से अब खेमेबंदी का खतरा तो एक बार भी टल गया है, लेकिन भीतर घात की आशंका से अब भी इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। वहीं टिकट मिलने के बाद जसकौर मीणा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने लालसोट इलाके के कई मंदिरों में मत्था टेका और जीत की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने बगड़ी, खुर्रा और अपने पैतृक गांव मंडवारी में भी माता के मंदिरों में दर्शन किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दौसा का विकास करना ही उनका पहला लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। समस्या के निराकरण में मैंने सबसे पहले सोचा है, और यही नहीं, दौसा संसदीय क्षेत्र में अनेकों प्रकार की विकास की संभावनाएं हैं, और मेरे लिए ये दौसा संसदीय क्षेत्र की कोई भी गांव, कोई भी विधानसभा नई नहीं है। बराबर मैं घूमती रहती हूँ, बराबर उनसे संपर्क रहता है, और उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम पेयजल की समस्या का समाधान करेंगे। इस बार दौसा में महिला शक्ति के बीच महामुकाबला है। कांग्रेस की सविता मीणा बीजेपी की जसकौर मीणा से मुकाबला करेंगी। देखिए रिपोर्ट। महिला शक्ति का महामुकाबला। दौसा के दंगल में नारी शक्ति। सविता मीणा बनाम जसकौर मीणा। किसके मुद्दे में कितना दम। दौसा प्रदेश का एकमात्र सीट जहां आमने सामने है महिला शक्ति। कांग्रेस ने दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को प्रत्याशी बनाकर महिला कार्ड खेला, तो बीजेपी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा को प्रत्याशी बनाकर महिला के सामने महिला को खड़ा कर दिया है। अब मुकाबला महिलाओं के बीच है, तो मुद्दा भी महिलाओं वाला ही है। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को जसकौर मीणा बनाएंगी अहम मुद्दा। जसकौर मीणा का दावा 30 सालों से लगी हूं महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण तो मेरा आत्मा का एक अंग है, एक उद्देश्य है। मैं पिछले 30 वर्ष से लगातार बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं को सशक्तिकरण के काम में ही लगी हुई हूँ। जनजाति महिला विकास संस्थान का गठन 25 वर्ष पहले मैंने किया था। आज मैं सोचती हूँ कि लगभग मैंने 20,000 बालिकाओं को, जो कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, उनको मैंने शिक्षा का मुहैया कराई। आज भी 1600 बच्चियां मेरे पास हैं, और उन 1600 बच्चियों के अंदर मैं वो देखती हूँ कि भावी भविष्य की महिला देखती हूँ, गृहस्थी की गृहिणी देखती हूँ, और वणज व्यापार में उतरने वाली उस लघु उद्यमी को देखती हूँ, और साथ ही साथ उस मातृत्व को देखती हूँ जो भारत का भविष्य गढ़ेगी। ऐसी मेरी कामना है। कांग्रेस भी दौसा में महिला मुद्दा भुनाने में जुटी है। महिलाओं के विकास में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कमी। महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगी। सीएम अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इनको सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसने आज महिला के ऊपर एक विश्वास करके और टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं के लिए बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, उनके विकास के लिए, रोजगार के लिए, जो भी होगा मिलकर पूरा काम करूँगी। फिलहाल दौसा के दंगल में नारी शक्ति का महासंग्राम छिड़ा है, लेकिन कौन मारेगा बाजी, इसलिए करना होगा 23 मई का इंतजार। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 21 अप्रैल को पीएम मोदी मरुधरा के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों जिले के दौरों को लेकर सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं, जिसका जायजा लेने के लिए चित्तौड़गढ़ में मदन लाल सैनी पहुंचे और भूमि पूजन किया, तो वहीं उदयपुर में प्रकाश जावड़ेकर ने जायजा लिया। इक्कीस और 22 अप्रैल को पीएम मोदी मरुधरा में भरेंगे हुंकार। पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पर पीएम की जनसभा। 40 विधानसभाओं के वोटर्स को पीएम करेंगे संबोधित। मरुधरा में बीजेपी के मिशन 25 पर कोई आंच न आए, किसी सीट पर बीजेपी कमजोर न पड़े, विधानसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका न लगे, इसीलिए अब पीएम मोदी खुद मरुधरा में मोर्चा संभालेंगे। 21 और 22 अप्रैल को 4 रैलियां करेंगे। 21 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली रैली चित्तौड़गढ़ में होगी। 21 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली बाड़मेर में होगी। 22 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली जनसभा उदयपुर में होगी। 22 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली जोधपुर में होगी।
बीजेपी नेताओं की माने तो पार्टी पीएम मोदी की रैली के जरिए फिर एक बार मोदी सरकार के मिशन को साकार करना चाहती है। क्षेत्र को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और सारे समीकरणों को ध्यान में रख करके इन सभाओं का आयोजन किया है। जोधपुर की सभाओं में हम पाली लोकसभा क्षेत्र के, कुछ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक नागरिक भाई हैं, उनको वहाँ आमंत्रित करेंगे। बाड़मेर के अंदर भी हमारा प्रयास ये होगा कि उसमें हम जैसलमेर के हिस्से को कवर करें और बाकी भी जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको हम उसके अंदर आमंत्रित करने का काम करें। दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के जरिए हर उस लोकसभा सीट को टारगेट कर रही है जहां से कांग्रेस की हवा बन सकती है या फिर बीजेपी उम्मीदवार की जीत को लेकर संशय है। ऐसी ही एक सीट है जोधपुर, जहां से सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक जनता जिस प्रकार की भावनाएं लोगों की देश में, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भी जोधपुर का निर्णय, और राजस्थान में सामरिक दृष्टि से जोधपुर का अपना एक महत्व है, उसको भी ध्यान रख करके जोधपुर सभा तय की। और जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट वहाँ, मुख्यमंत्री के लड़के वहाँ पर कैंडिडेट हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का उस सभा में आना और जनता के बीच में उद्बोधन होना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी अपने भाषणों और वन लाइनर नारों से माहौल बदलने में माहिर हैं। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अगर पीएम मोदी पहले चरण में ही मोर्चा संभाल लें तो फिर मरुधरा में मिशन 25 को पूरा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। अब आपको मिलवाते हैं बीजेपी के बयान बहादुर से, जो वोट की खातिर जहर भी घोलने को आमादा हैं। 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना। सुन लीजिए, चुनावी महासमर में बयान बहादुर का ताजा बयान है, एकदम ताजा। अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना। सुना आपने, इस बयान बहादुर नेता का ताल्लुक बीजेपी से है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष है, नाम है गुलाब चंद कटारिया। वसुंधरा सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन चुनावी मौसम में माहौल बनाने में इतने माहिर हैं कि शब्दों की सीमा को ही लांघ गए। न नापा न तौला, देश के बंटवारे पर ही सवाल उठा दिया। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, 23% हिंदू। आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू है, 2%। क्या हुआ? तुम बराबरी की बात करते हो, है ना? वहां का आदमी जिस तरह से बेलज्जित होकर के हिंदुस्तान की शरण आकर के यहाँ आकर के सरकार की ठोकरें खा रहा है, तुम उसके ऊपर नहीं सोच सकते हो कि अगर देश का बंटवारा हुआ तो किस तरह से किया? और यहाँ जो 9% थे आज 19% है। थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना। इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो में कटारिया यहीं नहीं रुके, बोलते बोलते राहुल गांधी तक पहुंच गए। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी में नारा लगता है और ये पप्पू जाकर के उनको शाबाशी देने जाता है। ये क्या तमाशा हो रहा? सुनिए नेताजी, वोटों की खातिर इतना तो मत गिरिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये जनता है, सब जानती है। शहद भरे बोल के मायने भी, जहर घुले बोल के मायने भी। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस माइक्रो चुनाव मैनेजमेंट में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पीसीसी में कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बैठक करके चुनाव मैनेजमेंट, तैयारियों, प्रचार रणनीति और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने पर चर्चा की। बैठक में अगले सप्ताह राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। पांडे ने कंट्रोल रूम और वॉर रूम से जुड़े नेताओं को चौकस रहकर काम करने और बीजेपी के प्रचार की तत्काल काउंटर स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर अमल करने को कहा। पांडे ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हर मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। केंद्रों को एकत्र कर किस प्रकार से अलग अलग जिम्मेदारियों का वहन वो करना है, उनको चुनाव के लिए तैयारियां क्या करना है, माननीय राहुल गांधी जी की सभाएं होने जा रही हैं, उसके लिए हमें क्या तैयारी करना है, और साथ ही साथ हर रोज़ मीडिया में किस प्रकार से जो कई खबरें जो हैं जो अनुचित तरीके से प्रकाशित की जाती हैं,
तो उनको किस प्रकार से काउंटर करना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा पब्लिसिटी और हमारा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो है, हमारा आईटी सेल है, हमारा सोशल मीडिया है, हर एक का एक रिव्यू लेके उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं उसका चर्चा और उसके बारे में दिशा निर्देश देने के लिए आज विशेष रूप से ये सेंटर शुरू किया गया। और अब बात बाड़मेर के सियासत की, जहां टिकट कटने के बाद सोनाराम नाराज हैं। बीजेपी कर्नल को मनाने में जुटी है, तो खबर है कि कर्नल घर वापसी कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। टिकट कटने से कर्नल सोनाराम नाराज, टिकट कटा पर टकराव जारी। क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे सोनाराम? एक मैं नाम लूंगा, यहाँ का जिला भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन है, कौन नाम है उसका? उसको तो हटा देना चाहिए था। मेरे साथ रह के उसने हराया, मैं उसके वार्ड में 400 से पीछे रहा, उसको तो डिसमिस करना चाहिए था। उसने मेरे को हराया, मिल करके सारे पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन्होंने मिल करके मेरे को बाड़मेर पंचायत जिला बाड़मेर नगर परिषद से 22,000 से पीछे। सियासी कुर्सी आंखों के सामने से निकल जाए तो बोल विरोधी हो ही जाते हैं। बाड़मेर से कर्नल सोनाराम का टिकट क्या कटा? कल तक बीजेपी के गुणगान करने वाले कर्नल बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब पहली बार बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने कर्नल सोनाराम के आरोपों का जवाब दिया। बाड़मेर शहर के हमारे जो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी। अब वो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, टिकट के अंदर हमारे से राय मशवरा लिया जाता है। उनके दिमाग में ये था कि जैसे जिला अध्यक्ष से पैनल लिया जा रहा है, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष से पैनल नहीं लिया जाता, जिला अध्यक्ष से राय ली जाती है। टिकट कटने के बाद से कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के कार्यक्रमों से कर्नल सोनाराम ने क्यों बनाई दूरी? कर्नल सोनाराम का दिल्ली में डेरा डालने का मतलब क्या? क्या कांग्रेस के संपर्क में है कर्नल सोनाराम? क्या कर्नल सोनाराम कर सकते हैं घर वापसी? चुनावी समर में सवाल अहम है और बीजेपी भी इस सवाल से बचती नजर आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि कर्नल साहब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये मुझे जानकारी नहीं है, ये आप उन्हें पूछो तो अच्छा है। फिलहाल बीजेपी सोनाराम को मनाने में जुटी है, लेकिन सोनाराम के मन में क्या है वो तो सोनाराम ही जाने। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर बाबा साहब जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री मेघवाल ने पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि आज तो केवल बाबा साहब की बात होगी, राजनीतिक बातों के लिए कोई और दिन तय करके आप सबको बुला लेंगे, क्योंकि हम सबके लिए देश और समाज सबसे पहले है और राजनीति बाद में। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भरतपुर से है। नदबई कस्बे में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान समय रहते ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां 1 घंटे की देरी से पहुंची। तब तक पूरी कार जलकर खाक हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पहले कार की इंजन से धुआं उठा और उसके बाद कार में आग लग गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर कार आग के गोले में तब्दील हो गई।